हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर शाला। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 12 पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। लेट्स बिगिन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम प्लांट्स कैन सर्वाइव लॉन्ग ड्रॉट्स व्हाइल अदर्स कैन नॉट? सो दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉट्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखापन। क्या तुम कभी सोचे हो कुछ प्लांट्स जो है उनको सूखापन पसंद है, यानी जैसे डेजर्ट हो गया, सो वो प्लांट्स ड्रॉट्स में सर्वाइव करते हैं। बट कुछ प्लांट जो है उनको सख्त पानी की जरूरत होती है, वो सूखेपन में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो काफी डिफरेंस है इनमें। या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, हाउ सर्टेन इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स व्हाइल अदर डैमेज देम। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। और कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। द अर्थ इज होम टू एन एनॉर्मस वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? वेरी ह्यूज अमाउंट, या फिर ऐसा कुछ जो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। सो एनॉर्मस वेराइटी यानी लाइफ फॉर्म्स के कई वेराइटीज होते हैं जो हमारा अर्थ जो है उनके लिए एक घर की तरह है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल टू द नेकेड आई टू जाइंट ट्रीज। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई देख नहीं सकते, खुली आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जाइंट ट्रीज जो हमें आंखों से दिखते हैं, ग्लोइंग जेलीफिश टू सोरिंग ईगल्स, पानी में रहने वाले जेलीफिश जो ग्लो करते हैं, उनसे लेकर आसमान में उड़ने वाले सोरिंग यानी चीखने वाले ईगल्स। लाइफ एग्जिस्ट इन काउंटलेस फॉर्म एंड हैबिटाट। सो इन सारे एग्जांपल से अपन को ये पता चलता है जो लाइफ है वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में, काउंटलेस यानी कि अनगिनत फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, और उनका हैबिटाट्स भी अनगिनत होता है, अलग अलग हैबिटाट्स में रहना पसंद करते हैं। फ्रॉम द स्नो क्लैड हिमालयास टू द कोरल रीफ्स ऑफ अंडमान सीज, यानी कि आप बर्फ से लेके, पहाड़ों में जो बर्फ होता है, हिमालयन बर्फ से लेके समुद्र के कोरल रीफ तक उनका हैबिटाट होता है, उनका घर होता है। दिस इमेंस वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। सो ये जो इतने सारे वेराइटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के देखे हैं, पढ़े हैं एग्जाम्पल में, इसी को अपन कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरियस फॉर्म्स या वेराइटी। तो लाइफ के जितने भी अलग अलग वेराइटीज जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सो बायोडाइवर्सिटी जो है जीवन के लिए जरूरी है अर्थ पे। एवरी ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन कीपिंग नेचर स्टेबल एंड फंक्शनिंग। ऐसा क्यों? बायोडाइवर्सिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसी वजह से होता है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और नेचर जो है स्टेबल रहता है और काम करता है इसी वजह से। माइक्रोस्कोपिक एल्गे इन द ओशंस रिलीज मोस्ट ऑफ द ओशन ऑक्सीजन वी ब्रीथ। सो अगर आप माइक्रोस्कोपिक एल्गीज देखोगे, ऐसे एल्गी, ऑब्वियस सी बात है, एल्गीज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके सेल्स होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इस वजह से इनको माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है। तो ये जो एल्गीज होते हैं ओशन में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही से आता है जिससे अपन सांस ले सकते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज फॉलन लीव्स एंड कन्वर्ट वेस्ट इनटू मैन्योर। सो ये जो फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, ये गिरे हुए पत्तों को डिकम्पोज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में, जिस वजह से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो फर्टाइल बन जाता है, मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। बर्ड्स, बीज एंड बैट्स pollinate flowers while plants capture sunlight to prepare food that support nearly all life on plants. So हमने pollination के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। birds and bees और ऐसे organisms है जो pollinators होते हैं, वो flowers को pollinate करते हैं, जिस वजह से seed का dispersal होता है, plant में reproduction होता है। while plant capture sunlight, तो plant का reproduction तो ये bees, bats, birds ये सारे organisms करवा रहे हैं, और plants खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से, जिस वजह से इट सपोर्ट्स नियरली ऑल द लाइफ ऑन प्लेनेट। और इसी तरह से इस प्लेनेट में जितने भी लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसी तरह से उनको सपोर्ट मिलता है। दीज इंटरकनेक्शंस हेल्प सस्टेन इकोसिस्टम एंड मेक द अर्थ सुटेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो
इनके बीच का जो आपस का इनके बीच का जो इंटरकनेक्शन है, इसी वजह से जो इकोसिस्टम होता है वो सस्टेन्ड रह पाता है एंड मेक द अर्थ सुटेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस वजह से अर्थ को वो सुटेबल बनाता है कि वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जीवन यापन कर सके। ह्यूमन टू डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड, शेल्टर, मेडिसिन एंड लिवलीहुड। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, वैसे देखा जाए ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर ही काउंट होता है। सो ह्यूमन जो है वो भी डिपेंड होते हैं इस बायोडाइवर्सिटी में। उनका जो है मेन फूड को इनटेक करना नेचर से या बायोडाइवर्सिटी से। ह्यूमन जो है फूड लेता है, शेल्टर लेता है, मेडिसिन बनाता है और लिवलीहुड वगैरह में सारी चीजें हेल्प करते हैं। फॉर सेंचुरीज फार्मर्स रिलाइड ऑन देयर प्रैक्टिकल नॉलेज टू कंजर्व डाइवर्स क्रॉप वेराइटीज विथ useful characteristics such as drought tolerance, pest resistance and their ability to grow in nutrient poor soil। So यहाँ पे बताया जा रहा है कई सेंचुरीज से फार्मर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पर रिलाई करे है और वो नॉलेज जो है रिलेटेड है किस तरह से डाइवर्सिटीज को कंजर्व करना है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाइवर्स क्रॉप यानी सिर्फ एक टाइप के क्रॉप्स नहीं, जितने भी क्रॉप्स के वेराइटीज है उसको कंजर्व करके रखना है विथ सम यूजफुल मेथड्स, जैसे कि ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट डेवलप करना यानी ऐसे प्लांट्स जो सूखेपन को झेल सके, ऐसे प्लांट्स डेवलप करना जो पेस्ट से रेजिस्टेंस हो यानी कि उसमें कीड़े ना लगे, एंड देयर एबिलिटी टू ग्रो इन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स। और ऐसे प्लांट्स उनको डेवलप करना है जो कि पुअर सॉइल न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे सॉइल्स जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स काफी कम हो, तो ऐसे सॉइल में भी प्लांट ग्रो कर सके। इस तरह का प्लांट वो बचाने की कोशिश करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर सेंचुरीज। दे रियलाइज दैट डाइवर्सिटी reduces द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। सो उनको ये पता चला कि इसी डाइवर्सिटी के वजह से जो रिस्क होता है क्रॉप फेलियर का वो कम हो जाता है और फूड सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, यानी कि फूड सिक्योरिटी हमारा और बढ़ जाता है। इन सच अ वास्ट डाइवर्सिटी organisms share certain similarities while also showing many differences। So ये जो इतने बड़े डाइवर्सिटी है, वास्ट डाइवर्सिटी यानी इतना जो वेराइटीज है ऑर्गेनिजम्स के, उन ऑर्गेनिजम्स में काफी कुछ सिमिलरिटीज भी होती है और कई सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। सो टू स्टडी डाइवर्सिटी सिस्टमैटिकली साइंटिस्ट ग्रुप एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सो इसी डाइवर्सिटी यानी कि उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, उन सारी चीजों को सिस्टमैटिकली या उस डाइवर्सिटी को सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को एक जैसे दिखने वाले को अलग ग्रुप किया और क्लासिफाई किया। सो उनके सिमिलरिटीज के बेस पे जो है उनको डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सिमिलर है और उनका क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिजम्स वो कई सालों तक के इवॉल्व होते होते 5 अलग अलग या 10 अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए, उसी को अपन इवोल्यूशनरी स्टडी कहते हैं। यानी कोई एक ऑर्गेनिजम्स कितने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व हुआ या ट्रांसफॉर्म हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक एनिमल है जिसको अपन ए रख देते हैं, अब ये जो एनिमल है वो अलग अलग स्पीशीज में कई सालों के बाद इवॉल्व होते होते एक नया स्पीशीज बन गया जिसको अपन कहेंगे A1, दूसरा स्पीशीज होगा जिसको अपन कहेंगे A2 और तीसरा जो है जिसको अपन कहेंगे A3। सो ये जो स्पीशीज है कई सालों से इवॉल्व हुआ है या ट्रांसफॉर्म हुआ है A1 में, A2 में, A3 में। इसी इवोल्यूशन, इसी चेंजेस को स्टडी किया जाता है जिसको अपन कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करना। किस तरह से क्या डिफरेंस है और क्या चेंजेस है, इसी को अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड। सो क्लासिफिकेशन करने से हम इजीली समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिलेटेड है, कैसे वो सिमिलर है या क्या उनमें सिमिलरिटीज है, हाउ दे फंक्शन एंड हाउ वी कैन यूज this knowledge in activities such as ecosystem management, biodiversity conservation and sustainable farming and so on। So
बेसिकली ये सब चीजों की जरूरत ही क्यों है, इन सारी चीजों की स्टडी क्यों किया जाता है? क्लासिफिकेशन करने से हमें मदद मिलता है, हम ऑर्गेनिजम्स को समझ सकते हैं कि उनमें क्या रिलेटेड है, ठीक है, हाउ दे फंक्शन, कैसे वो फंक्शन करते हैं, हाउ वी कैन यूज दिस नॉलेज इन एक्टिविटीज। जब ये सारे नॉलेज हम कलेक्ट कर लेंगे तो इससे कुछ एक्टिविटीज होती है जिनमें हमको हेल्प मिलेगा। कैसे एक्टिविटीज? जैसे कि इकोसिस्टम को मैनेज करना, बायोडाइवर्सिटी यानी ये जो वैरायटी है स्पीशीज या एनिमल्स की, इतनी सारी वैरायटीज है, उनको कंजर्व करके रखना, और एक सस्टेनेबल फार्मिंग को कंटिन्यू रखना, और भी कई सारी चीजें। तो ये सारी चीजों में हमें हेल्प मिलता है, यानी ये सारी एक्टिविटीज में हमें हेल्प मिलता है। किससे? इसी नॉलेज से, इसी क्लासिफिकेशन की वजह से। सो अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, इंडिया एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री इज डाइवर्स। सो हमारे कंट्री का जो नेचुरल अगर लैंडस्केप देखेंगे, नेचुरल लैंडस्केप बेसिकली हैबिटाट की बात कर रहा है। आवर कंट्री इज डाइवर्स विथ माउंटेन्स इन द नॉर्थ, डेजर्ट इन द वेस्ट, रेन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, प्लेट्यूज इन द साउथ एंड लॉन्ग कोस्टलाइंस अलोंग द अरेबियन सी। सो ये हैबिटाट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे नॉर्थ में माउंटेन्स है, वेस्ट में डेजर्ट है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, साउथ में प्लेट्यूज देखने को मिलता है, लंबे लंबे कोस्ट लाइन देखने को मिलेंगे अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। सो ये जो है नेचुरल हैबिटाट है जो काफी वाइड है, बहुत ही डाइवर्स है। ईच ऑफ दिस रीजन हैज डिस्टिंक्ट सॉइल टाइप्स। अगर आप सभी रीजन्स को देखोगे तो सभी रीजन्स में जितने सॉइल जो है वो अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपको अलग मिलेगा, टेम्परेचर और रेनफॉल का भी सिचुएशन अलग रहेगा सभी हैबिटाट्स में। दीज डाइवर्स हैबिटाट्स टुगेदर सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज। सो ये जो डाइवर्स हैबिटाट्स है, यानी इतने वैरायटी के हैबिटाट्स है, वो लार्ज ग्रुप ऑफ स्पीशीज या वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। सम ऑफ दीज स्पीशीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड आर नॉट फाउंड नेचुरली एवरीवेयर एल्स। सो कुछ ऐसे स्पीशीज जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं सिर्फ उसी स्पेसिफिक रीजन में। सो ऐसे स्पीशीज को अपन कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। सच स्पीशीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज, यानी कि ये वो स्पीशीज है जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा, ठीक है, यानी कि वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, वो इधर उधर कहीं और आपको मिलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी ताहर, लायन टेल्ड मैकाऊ, इंडियन वेराइटी ऑफ द पिचर प्लांट जैसे कि नेपेंथिस खसियाना एंड नीलाकुरिंजी आर ओनली फाउंड इन इंडिया। सो ये कुछ चीजों के नाम, ये कुछ स्पीशीज एनिमल्स और प्लांट्स के नाम बताया गया है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। सो ये पिक्चर्स आप देख सकते हो। 12.1a नीलगिरी ताहर एंड बी इट्स अ लायन टेल्ड मैकाऊ। ये जो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा बंदर टाइप से दिख रहा है, और इस टेल देखोगे तो ये बिल्कुल लायन जैसा है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। रीजन्स दैट सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड हैव अंडरगॉन significant habitat loss are known as biodiversity hotspot. So what is biodiversity hotspot? Biodiversity hotspot एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज पाया गया है और उस जगह पे हैबिटाट का लॉस हो रखा है, यानी कि वो वहाँ का जो हैबिटाट है काफी सेंसिटिव है, वो कभी भी जो है डैमेज हो सकता है या लॉस हो सकता है या काफी लॉस हो चुका है। तो देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि वो जो रीजन है सेंसिटिव रीजन है और उस रीजन में एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं और उसी को अपन कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दीज एरियाज आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो बेसिकली ये सारे जो हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं, हॉटस्पॉट एरियाज जब नाम सुनने को आए तो समझ जाना सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पे हैबिटाट का लॉस हो रहा है और वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं। सो ऐसे जगह पे बहुत जरूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करें या जो भी एक्टिविटीज उसके रिलेटेड है कंजर्वेशन करने के लिए उस चीज को अपन फॉलो करें। रीजन सच एज वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द हिमालयाज, संडरलैंड इंक्लूडिंग द निकोबार आइलैंड आर सम एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो ये सारे जो रीजन्स है, वेस्टर्न घाट्स हो गए, इंडो बर्मा हो गया, हिमालय हो गए, संडरलैंड हो गया, सो ये सारी चीजें
लिए जो है ये सारे एरियाज जो है या लोकेलिटीज जो है ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट होते हैं, यानी कि वहाँ के स्पीशीज जो है काफी एंडेमिक है और वहाँ का हैबिटेट लॉस हो रहा है या फिर हो चुका है, जिस वजह से इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। दीज एरिया आर स्पेशली रिच इन नंबर एंड इन द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो इस एरिया में काफी नंबर में और काफी डाइवर्सिटीज यानी काफी वेराइटीज में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। प्रोटेक्टिंग दीज रीजन इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज दे सपोर्ट फूड वेब्स एंड हेल्प इकोसिस्टम रिमेन हेल्दी। सो ऐसे रीजन्स को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी होता है क्योंकि ये फूड वेब को सपोर्ट करते हैं और इकोसिस्टम को भी हेल्दी रखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड वेब? फूड वेब का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है जो डिपेंड है दूसरे एनिमल पे, वैसे ही लाइन से एक एनिमल है जो डिपेंड है दूसरे एनिमल पे, दूसरा एनिमल डिपेंड है तीसरे एनिमल पे, तीसरा एनिमल डिपेंड है चौथे एनिमल पे, फिर और भी ऐसे दूसरे एनिमल है जो डिपेंड है इन सभी एनिमल पे। तो अगर आप देखोगे तो इनके बीच में ये जो कनेक्शन है, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी हो रही है, इसी डिपेंडेंसी को हम कहते हैं फूड वेब। फूड वेब खाने के लिए डिपेंडेंसी। हाउ हैज द बायोडाइवर्सिटी इवॉल्व्ड? बायोडाइवर्सिटी किस तरह से इवॉल्व होते हैं और कैसे इवॉल्व हुए हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। द बायोडाइवर्सिटी दैट वी सी टुडे ऑन अर्थ वाज नॉट ऑलवेज द सेम। सो अभी जो आपको बायोडाइवर्सिटी दिखता है, आप अभी जो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज दिखती है अपने आसपास या अर्थ में जब आप स्टडी करते हो, तो वो सेम नहीं है जो पुराने जमाने में था, जो पहले था, जो पास्ट में था। वो तब का बायोडाइवर्सिटी और अभी का बायोडाइवर्सिटी काफी डिफरेंट है। स्मॉल डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स अफेक्टेड देयर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन बाय हेल्पिंग देम अडेप्ट टू चेंज्ड कंडीशन। छोटा छोटा डिफरेंस होते रहता है इन्वायरमेंट में। इससे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जिस वजह से स्पीशीज खुद भी ट्राई करेगी कि भाई मेरा जो स्पीशीज है वो सर्वाइव करे, तो वो अपने आप को उस चेंजिंग कंडीशन में अडेप्ट करते हैं। धीरे धीरे हर साल कंडीशन चेंज होगा, तो हर साल चेंजिंग कंडीशन के साथ साथ वो जो स्पीशीज है वो अपने आप को अडेप्ट करना भी सीखेंगे। ये इसी को अपन कहते हैं इवोल्यूशन। छोटे छोटे चेंजेस आते हैं इंडिविजुअल में और ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं नेचर में, जिस वजह से उनका सर्वाइवल का चांस और रिप्रोडक्शन काफी इफेक्ट करता है। तो अब उस वजह से वही स्पीशीज जो है अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना चालू कर देते हैं। अब यही धीरे धीरे एडाप्टेशन जो है कई सालों तक होते होते वो बहुत बड़ा चेंज बन जाता है और इसी बड़ा चेंज के वजह से एक नया ही लाइफ फॉर्म क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज नोन एज इवोल्यूशन। द डाइवर्सिटी वी सी टुडे इज देयरफॉर एन आउटकम ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस अकरिंग over a vast span of time shaped by interaction between organisms and their surroundings। So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भी इतना डाइवर्सिटी हम आज के डेट में देखते हैं वो कैसे आया? इट इज एन आउटकम ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस। सो इतनी सारी अलग अलग स्पीशीज का इवोल्यूशन इसी छोटे छोटे चेंजेस की वजह से हुआ और ये छोटे छोटे चेंजेस जो है कई सालों से होते आ रहे हैं, जिस वजह से आज के डेट पे अपन देखेंगे तो अपन को बहुत बड़ा चेंजेस दिखाई देता है। ठीक है, सो यही बोल रहा है ओवर अ वास्ट स्पैन ऑफ टाइम, कई समय से छोटे छोटे चेंजेस ऑकर होते गए, शेप्ड बाय इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। और ये क्यों हुआ? वही ऑर्गेनिजम्स और उनका जो सराउंडिंग है उनके बीच के इंटरेक्शन के वजह से ये इवोल्यूशंस होते हैं। द स्टडी ऑफ दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज पॉसिबल थ्रू अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क दैट इज प्रोवाइडेड बाय क्लासिफिकेशन। सो अब इसी बायोलॉजिकल यानी ये इसी लिविंग या इसी जीवों की बायोडाइवर्सिटी या इसी जीवों की वैरायटी को पॉसिबली हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क हो जो हमें क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, या क्लासिफिकेशन से हमें एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिससे हम इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, इस वैरायटी को इजीली स्टडी कर सकते हैं या स्टडी करना पॉसिबल होगा। लेट्स डिस्कस इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। सम एशियंट इंडियन ट्रेडिशंस such as the Sangam Tinai classifications of landscapes and the protection of sacred groves demonstrate a sophisticated literary and cultural understanding of landscapes and their biota. These customs effectively preserved locally diverse habitats, aligning with contemporary ecological principles even if it is not articulated as formal ecological theory. So ये जो संगम तिनाई है बेसिकली ये एक
राज है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भारत की एंशिएंट यानी प्राचीन ट्रेडिशन में भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की गहरी समझ थी। भले ही उन्होंने इसे आजकल की तरह किसी मॉडर्न साइंस या टेक्स्ट बुक थ्योरी के फॉर्म में ना लिखा हो, एंशिएंट साउथ इंडिया के अलग अलग तरह के जमीने या लैंडस्केप्स और वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं को क्लासिफाई किया गया था। ये बताता है कि उस समय के लोग के पास नेचर और लैंडस्केप की बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी एडवांस्ड समझ थी। इंडिया में प्राचीन काल से कुछ जंगल या पेड़ पौधों को सैक्रेड यानी पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें काटने से रोका जाता है। इसे लोकल बायोडाइवर्सिटी और अलग अलग हैबिटेट्स ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाते हैं। ये सारे रिवाज यानी कस्टम्स आज के मॉडर्न इकोलॉजी रूल्स से परफेक्टली मैच करते हैं, यानी नेचर को बचाए रखने के तरीके। भले ही उन्होंने इसे फॉर्मली किसी साइंस थ्योरी का नाम नहीं दिया था, लेकिन इनका प्रैक्टिस पूरी तरह से साइंटिफिक था। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, और इस सेशन में वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।